ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इनुलेट्स के बारे में, जहाँ पे हमने एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ाउ रिएक्शन के ऊपर बातचीत की थी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में। आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो, हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में। अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन को जनरली हमारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से मेरा मेनली मतलब होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ सारे यहाँ पे कहानी क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझने का कोशिश करना। जैसे मानो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, आप सबको पता होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ऑक्सीजन एटम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है, जिस वजह से क्या होता है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आता है, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आता है। जिस कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आता है वो बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि ये सेंटर आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जिस ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव आता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो कर सकता है। राइट, अब क्योंकि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों प्रॉपर्टी होता है कि वो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है, इसे हम बहुत बार एम्बीफाइल भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये बिहेव कर सकता है बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम एम्बीफाइल कह देते हैं। कैसे, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे कुछ भी R1 R2 मान लेना। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन कराऊंगा न्यूक्लियोफाइल से, तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट ये होगा, हम बोलेंगे कि हमारा ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इलेक्ट्रोफाइल को, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपको समझ आया। तो ये जो हमारे पास पहला वाला केस है, इसमें हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, और सेकेंड वाले केस में कार्बोनिल कंपाउंड एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। क्योंकि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो कर सकता है, इसे हम कहते हैं ये काम करता है एम्बीफाइल का। तो आपको यहाँ तक का कहानी समझ आ गया। आगे देखो, हम उन केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होता है, जो हमारे जेई सिलेबस का पार्ट है। देखो सबसे पहला रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास होगा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ HCN।
ठीक है। अब देखो आपके पास होता क्या है ना, ये जो आपका HCN होता है ये ना आपका वीक एसिड होता है। ये जो आपका HCN होता है ये आपका वीक एसिड होता है। अब क्योंकि ये आपके पास वीक एसिड होता है, ये आपके पास बिहेव करता है एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा और यहाँ पे इसका डिसोसिएशन प्रोसेस बहुत कम होगा, है ना। आपको पता है ना भाई, अगर ये काम करेगा वीक एसिड का, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन काफ़ी कम होता है और इसका जो डिसोसिएशन प्रोसेस आपके पास होगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो हम क्या बोलेंगे, आपका HCN ये आपका रिवर्सिबली डिसोसिएट करके देगा H+ और साथ में देगा CN-, लेकिन ये जो इसका डिसोसिएशन है बहुत कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी लेस डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम कैटालिटिक अमाउंट में बेस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, कैटालिटिक अमाउंट में बेस को ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट में बेस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, देखो जब आप यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट में बेस को ऐड करोगे तो ये जो आपका बेस से आने वाला OH- है, ये जो आपका बेस से आने वाला OH- है, ये कहाँ से आएगा, बेस से। ये क्या करेगा, ये जो आपका एसिड से आने वाला H+ है उसको कंज्यूम करेगा और उसको कंज्यूम करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे रिएक्शन में क्या देखोगे कि ये जो आपका बेस से आने वाला OH- है, ये आपके एसिड से मिलने वाले H+ को कंज्यूम करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब आपका जो H+ का कंसंट्रेशन होगा रिएक्शन में वो डिक्रीज कर रहा है। अब आपको पता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और हर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। ये रिएक्शन भी आपके पास कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। अब जब ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा तो होगा क्या, जब आप यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट में बेस का इस्तेमाल करोगे तो ये बेस क्या करेगा ना, ये आपके H+ को कंज्यूम करेगा तो आपका H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो देखने में ऐसा लगेगा कि आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है कि नहीं। अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, उसके बाद अगर आपके पास कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस है तो वो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूम होगा तो इसका मतलब क्या, वो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे आपके पास ली-चैटली प्रिंसिपल लगेगा और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम खुद को शिफ्ट करेगा ताकि वो चेंज को नलीफाई कर पाए। अब इक्विलिब्रियम खुद को कहाँ शिफ्ट करेगा, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जब आप प्रोडक्ट के अमाउंट को घटाते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका OH- H+ को कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है। जब आपके प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज करता है तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटली प्रिंसिपल, तो जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो खुद को फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और फॉरवर्ड शिफ्ट से क्या होगा, जब यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इससे आपके पास CN- का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने यहाँ पे इतना मेहनत क्यों किया, हमने यहाँ पे इतना मेहनत किया CN- के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। हमने यहाँ पे इतना मेहनत किया न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके पास HCN एक वीक एसिड था, वो काम करता था वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वहां से जो हम लोग को CN- का कंसंट्रेशन मिलता था वो काफ़ी कम होता था। हम चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट में बेस का इस्तेमाल किया, जो क्या करेगा, CN- के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन कैसे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना रिएक्शन कैसे होगा। ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन होगा CN- का। आपको पता है यहाँ पे आपके पास CN- काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड को बिहेव करना पड़ेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। आपका ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल,
ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आर सी, ओ पे नेगेटिव आएगा, सी एन ने अटैक किया, यहाँ पे एच आएगा। आगे जाके क्या करेंगे, देखो आगे जाके यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करेंगे। देखो प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या होता है ना, कि आपका मीडिया से H प्लस आ जाएगा और ओ नेगेटिव को H प्लस मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब एक चीज सीखो आप, जब आपके एक ही कार्बन पे OH और CN दोनों होता है, जब आपके एक ही कार्बन पे OH और CN दोनों होता है, जो आपके पास प्रोडक्ट बना होता है उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आप ना यहाँ पे यही रिएक्शन कीटोन में भी करा सकते हो। मानो यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, जहाँ पे आपका R1 R2 दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, HCN डालते ही, जब आप यहाँ पे HCN डालोगे साथ में कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस डालोगे, जो कहानी मैंने आपको यहाँ पे बताया परफॉर्म होगा। फाइनली आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिल जाएगा, CN माइनस। तो आपका CN माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। आप क्या बोलोगे, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन एटम का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। CN माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, R1 आएगा, C आएगा, O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे CN ने अटैक किया है, यहाँ पे R2 आएगा। ठीक है, आगे जाके देखो यहाँ पे हम प्रोटिक वर्कअप करेंगे, तो O नेगेटिव को H मिल जाएगा। सही है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। लेकिन देखो ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये आपका एल्डिहाइड में आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोन में आसानी से होता नहीं है। ये जो आपका रिएक्शन है एल्डिहाइड में आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोन में आसानी से होता नहीं है। इनफैक्ट ये रिएक्शन नहीं, हम मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो पढ़ेंगे ना, वो आपके एल्डिहाइड में बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन कीटोन में आसानी से नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझो। देखो अगर आप यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करोगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर आप इस बारे में बात करोगे कि आपका कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि कौन से केस में आपके पास कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव ज़्यादा है। मैं समझाता हूँ। ठीक है, मानो ये आपका एल्डिहाइड है और मानो ये आपका कीटोन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है ना, वो आपका जनरली क्या दिखाता है, जनरली आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, अब देखो आपको पता है क्या होता है, आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। आपको पता है जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। देखो यहाँ पे आपके पास एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक साइड से प्लस आई काम करेगा, तो ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर का डेल पॉजिटिव थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे आपका दो दो साइड से एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे आपका दो दो साइड से प्लस आई काम करेगा, तो यहाँ पे आपके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर का डेल पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करेगा। और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, जितना ज़्यादा आपके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आता है, उतना ज़्यादा आपका रिएक्टिविटी होता है कार्बोनिल कंपाउंड का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे आपका डेल पॉजिटिव ज़्यादा आएगा, कौन से केस में, यहाँ पे आपका डेल पॉजिटिव ज़्यादा आएगा फर्स्ट वाले केस में एज कम्पेयर टू सेकेंड केस। इसीलिए आप क्या देखोगे कि जो आपका एल्डिहाइड होता है ना, वो आपका जनरली मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू कीटोन। जैसे ये आपके पास कीटोन था
और ये आपके पास एल्डिहाइड था, तो जनरली क्या होता है आपका एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पूरा कहानी आपको समझ आ गया। और देखो यहाँ पे एक और रीज़न ये भी होता है, सुनो, कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, देखो मैंने आपको दिखाया था, जब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तब यहाँ पे आपका ये जो बनता है ना बीच में, ये जो आपका स्पीशी बनता है बीच में, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ज़्यादा आपके पास रिएक्टिविटी होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। होगा क्या ना, कीटोन के केस में हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे जब आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन काम करेगा। लेकिन एल्डिहाइड के केस में कंपैरेटिवली वो जो आपका इंटरमीडिएट होगा वो स्टेबलाइज हो पाएगा। यार समझ पाए कि नहीं, देखो मैं समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से। ये आपके पास एल्डिहाइड है और ये आपके पास कीटोन है। हम यहाँ पे रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बात तो मैंने आपको बोल दिया कि देखो आप यहाँ पे बोलोगे आपका ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। आपको समझ आ रहा है इस वाले केस में डेल पॉजिटिव थोड़ा सा लेस है क्योंकि यहाँ पे आर और आर डैश दोनों का प्लस आई काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डेल पॉजिटिव मोर है क्योंकि यहाँ पे केवल आर का प्लस आई काम कर रहा है और एच का प्लस आई नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि हम मानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, कहानी क्या होगा देखो, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन के 5 बॉन्ड बन नहीं सकते, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे भी। अब देखो ऐसा करने से दोनों केस में आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा आपका ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, आप कह सकते हो उतना ज़्यादा आपका रिएक्टिविटी होगा ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इस केस में जो आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ये जो आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ये आपका अनस्टेबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे बल्कि ग्रुप आसपास है ना, ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन काम करेगा जो इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को अनस्टेबल बना देगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये जो आपका फर्स्ट वाला केस है, इसमें आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कैसा है? इसमें आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल है। समझ आ रहा है आपको? इसमें आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है ये बहुत ही छोटा सा होता है। तो क्योंकि आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल होता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड और आपका डेल पॉजिटिव भी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इसीलिए आप यहाँ पे क्या देखते हो, जो आपका एल्डिहाइड होता है जनरली वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे ये वाला रिएक्शन आसानी से नहीं होता है या ना के बराबर होता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहला केस समझ आ गया जहाँ पे हमने बात की रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद HCN की, जहाँ पे आपके पास साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास आएगा, ये होता है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ सोडियम बाइसल्फाइड। देखो जब आप यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हो सोडियम बाइसल्फाइड से,
यहाँ पे आपके पास अडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए, ये आपका सोडियम बाइसल्फाइड है, एक सॉल्ट है, ये आपका टूटेगा आसानी से और यहाँ पे Na+ देगा, साथ में आपका SO3H नेगेटिव देगा। ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको इतना समझ आ गया ना। इन जनरल क्या होगा, जो भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ना, वो हमारा एल्डिहाइड में प्रेफर होगा एज कम्पेयर टू कीटोन। तो मैं आपको इन जनरल हर एग्जाम्पल में हमेशा एल्डिहाइड दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो मानो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके ऊपर अगर आप डालोगे सोडियम बाइसल्फाइड, तो आपको पता है यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, यह आपका SO3H नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, हम बोलेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। आपको अपने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दिख गए। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो रिएक्शन में आपका एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ऐसा कुछ बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे H है, और देखो इसने अटैक किया। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका SO3H है ना, देखो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तब क्या होगा, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। अब ये जो आपका SO3H है, इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे होगा क्या यार, आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे H डबल बॉन्ड O होगा, H डबल बॉन्ड O होगा, साथ में यहाँ पे OH होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये जो O नेगेटिव है ना, यहाँ पे क्या करेगा, ये O नेगेटिव यहाँ पे H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो SO3H आपका क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, एसिड का काम होता है H+ को देना। तो यहाँ पे जब आपका H+ का ट्रांसफर होगा तब यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये R आएगा, ये C आएगा, ये OH आएगा, ये H आएगा, और यहाँ पे आपका SO3- आएगा, और ये जो काउंटर आयन है Na+ आके लग जाएगा। ये जो आपका बना इसको बोलते हैं अडक्ट। ठीक है, अब ये जो आपका अडक्ट फॉर्मेशन है ना, ये जो आपका अडक्ट फॉर्मेशन है, ये ना आपका कौन करता है, ये सुनना, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपका अडक्ट फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे लिखो, दिस अडक्ट फॉर्मेशन is shown by एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन। ये जो आपका अडक्ट फॉर्मेशन है केवल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन दिखाते हैं। अब ये बात आपको क्यों पता होनी चाहिए, देखो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, एक कंपाउंड X है, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन गिवन होगा, और वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखा होगा, द कंपाउंड X फॉर्म्स एन अडक्ट ऑन रिएक्शन विथ क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। तो अगर आपका ऐसा लिखा है कंपाउंड X फॉर्म्स एन अडक्ट ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, इसका मतलब क्या हुआ, वो एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि आपका कंपाउंड X या तो एल्डिहाइड होगा या तो मिथाइल कीटोन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखो हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्कोहल के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है इस रिएक्शन सीक्वेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है। देखो जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल से रिएक्शन करेगा ना, सुनो प्रॉब्लम क्या है समझाता हूं मैं आपको। देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड है, आपको समझ आ रहा है ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, ये काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो आपका अल्कोहल होता है ना, ये ना आपका बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता। ठीक है, ये ना आपका काम करता है पुअर न्यूक्लियोफाइल का। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अल्कोहल है इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट में
HCl का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट में HCl का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि HCl क्या करेगा, HCl हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना दे। कैसे करेगा देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख लो, कैटालिटिक अमाउंट में HCl का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो कैटालिटिक अमाउंट वाला मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद HCN के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कैटालिटिक अमाउंट में बेस का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्कोहल के बारे में, यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कैटालिटिक अमाउंट में HCl का इस्तेमाल करते हैं। ये सब बात एग्जाम में लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सब अंडरस्टूड होता है। ऐसा मत कहना एग्जाम में ऐसा दिया नहीं इसका मतलब कराओगे नहीं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे जैसे ही डालेंगे HCl ना, HCl आपका एसिड है, ये आपका H+ देगा, है ना। कहाँ से आया, HCl से आया है। आपको पता है H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, पहले भी आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, तो पहले भी आपका ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था और यहाँ पे डेल नेगेटिव आता था, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने ऑक्सीजन एटम को पॉजिटिव चार्ज दिया, जब भी आप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज देते हो वो पागल हो जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। वो इस बात का फिक्र भी नहीं करता कि उसके आजू बाजू वाले लोग कौन है। समझ आ रहा है, तो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे आने वाला डेल पॉजिटिव पिछले वाले डेल पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब वेरी लार्ज है। तो अब ये काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने HCl का इस्तेमाल किया, इनडायरेक्टली हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। यह आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। सबसे पहले यहाँ पे HCl गैस प्रेजेंट होगा कैटालिटिक अमाउंट में, वो आपको H+ देगा। आपको पता है आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा देखो, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, हाइड्रोजन को इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप क्या बोलोगे, आपका ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोगे वो पागल हो जाएगा और बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा, जिस वजह से इस कार्बन पे आने वाला डेल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका पुअर न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे रिएक्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अल्कोहल आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। और देखो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में आपके पास एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, R आएगा, C आएगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, OH आएगा, H आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे R', यहाँ पे H, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से H+ को बाहर करोगे, ठीक है। तो होगा क्या देखो, ये जो हमने H+ लिया था ना, कहाँ से लिया था, ये H+ लिया था HCl से, तो यहाँ पे Cl- आएगा। और देखो होगा क्या ना, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मैंने आपको बताया था ये सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से खींचता है।
तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से खींचेगा। देखो इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन से भी खींचेगा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन आपका काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये आपके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से खींचेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेल पॉजिटिव आएगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एच को कैच करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये जो आपके पास बनेगा यहाँ पे, देखो ये आपका कार्बन के ऊपर OH आएगा और ये कार्बन के ऊपर OR आएगा, ठीक है। तो जब आपके एक कार्बन के ऊपर OH OR होता है उसे कहते हैं हेमी एसिटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, जब आपके एक कार्बन के ऊपर OH OR होता है उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। अब देखो अगर आपके पास यहाँ पे अल्कोहल एक ही मोल अवेलेबल हो तब आपके पास रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा हेमी एसिटल। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, आपके पास अल्कोहल एक्सेस में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास अल्कोहल एक्सेस में अवेलेबल है, आगे वापस रिएक्ट करेगा कैसे? आपके पास अभी भी HCl अवेलेबल है रिएक्शन मीडिया में, आप बोलोगे हाँ, तो HCl से आपके पास H+ आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एटम के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है, तो ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का और H+ काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। मुझे पता है आप में से कुछ मासूम बच्चे सोचेंगे कि भाई साहब मैंने इस वाले ऑक्सीजन एटम को न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला? अगर मैं चाहता ये जो हमारे पास OR वाला ऑक्सीजन एटम है इसको मैं बोल देता न्यूक्लियोफाइल, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो आपका R' है ये क्या करेगा, ये R' अपना +I इफेक्ट से ऑक्सीजन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और इस वाले ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन आप गलत हो यार, आप गलत हो। आप एक चीज़ समझो, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ना, ये आपके ऑक्सीजन एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा, ये बात गलत है। ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ये बात सही है। लेकिन होगा क्या ना, जब आप ये वाले ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करोगे तब ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये आपका प्रॉब्लम कॉज करेगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो। मुझे एक बात बताओ ना, अगर आप पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर चेक करो तो आप देखना जाके, आप देखोगे कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के ऑर्डर में आपका OH पहले आता है OR से, आपका NH2 पहले आता है NHR से, और NHR पहले आता है NR2 से। मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझाया है GOC के लेक्चर में, माइक्रो कोर्स में, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो इतना समझ लो कि ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है भले ये आपका इस वाले ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन को डिफिकल्ट बना देगा। एंड एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना अलग बात होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होना अलग बात होती है। देखो ज़रूरी नहीं जिस केस में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका एटम है कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहा है कि नहीं। अगर आपके एटम के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो उसको डोनेट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलोगे। तो अभी आपको समझ आ गया क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को कैच करेगा, यहाँ पे आपके पास प्रोटोनेशन हो जाएगा अल्कोहल का। ऐसा करने से देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपका OH2 बन जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा और यहाँ से पानी बन के बाहर हो जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा ना, यहाँ पे आपके पास कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ पे क्या होगा ना, वापस से आपका अल्कोहल आएगा, है ना, वापस से आपका अल्कोहल आएगा। आपको पता है अल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है,
ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो आपका R है, ये C है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे देखो आपके पास OR डैश है, इसने अटैक किया है, ऑक्सीजन ने अटैक किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे R डैश, यहाँ पे H, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, जिस वजह से क्या होगा, ये पागल हो जाएगा, सराउंडिंग एटम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो सराउंडिंग एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा डेल पॉजिटिव आएगा और ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये जो आपका काउंटर आयन था ना H+ का Cl-, ये आएगा और यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपके पास क्या होगा, आप देख पा रहे हो, इसको मैं कहाँ दिखाऊं, जगह ही नहीं बचता मेरे पास, ये प्रॉब्लम वाला बात है। देखो यहाँ दिखा रहे हैं, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे R आएगा, कार्बन आएगा, देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर आएगा OR डैश और नीचे आएगा OR डैश। ये जो आपके पास बना इसे बोलते हैं एसिटल। देखो आपके हेमी एस्टल का पहचान क्या है, एक कार्बन के ऊपर OH एंड OR डैश, और आपके एस्टल का पहचान क्या है, एक कार्बन के ऊपर OR डैश OR डैश, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब आपके एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो साथ में एल्कोक्सी ग्रुप हो, उसको बोलेंगे हेमी एस्टल। जब आपके एक कार्बन के ऊपर दोनों एल्कोक्सी ग्रुपों से बोलेंगे एसिटल। जब आपके एक कार्बन के ऊपर एक हो हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक हो साइनो ग्रुपों से बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। आपको बात समझ आ गया पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और देखो अगर आप चाहो ना, यहाँ पे आप थोड़ा शॉर्टकट मोड भी चल सकते हो, इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है। देखो आपको यहाँ पे क्या पता है ना, कि अगर आपका अल्कोहल का 1 मोल गिवन है तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस केस में आपका प्रोडक्ट बनेगा हेमी एसिटल। तो देखो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ना शॉर्टकट से भी बना सकते हो। कैसे, देखो ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, सही बात है। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका रिएक्शन कराता है अल्कोहल से ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक आप यहाँ पे अल्कोहल लोगे और एक आप यहाँ पे क्या लोगे, वाटर लोगे, ठीक है, और आप यहाँ से पानी को बाहर कर दोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपके पास बनेगा ना, इसी को हम कहेंगे हेमी एसिटल। और अगर आपका अल्कोहल एक्सेस में है तो आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे एसिटल बनता है। वो कैसे बनाएंगे, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 2 मोल अल्कोहल का ले लेंगे, ये भी लेंगे अल्कोहल का, ये भी लेंगे अल्कोहल का, यहाँ से पानी को बाहर कर देंगे। ये जो आपके पास बनेगा इसे बोलेंगे एसिटल। मैं वापस कह रहा हूँ, आपके हेमी एस्टल का पहचान किया एक कार्बन पे OH-OR, एस्टल का पहचान किया एक कार्बन पे 2 OR, ठीक है। ये आपको समझ आया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी देखो ये तो हमने किया है एस्टल फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा कंपाउंड यहाँ पे एल्डिहाइड था। अगर आप यहाँ पे कंपाउंड को एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन लेते, तब यहाँ पे आपका कीटल फॉर्मेशन होता, तब यहाँ पे आपका कीटल फॉर्मेशन होता, ठीक है। और आपका जो कीटल फॉर्मेशन होता है ना, वो आपका उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, उतना ज़्यादा फेवरेबल होता नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छे से नहीं हो पाता इन केस ऑफ कीटोन, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड विथ वाटर। तो देखो यहाँ पे ये आपका हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट आ सकता है, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आपका अल्कोहल जो होता है वो आपका बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आप बोलोगे उस लॉजिक से तो आपका वाटर भी बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाटर आपका ठीक ठाक सा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि अल्कोहल के कंपैरिजन में मैं कहूँगा, अल्कोहल के कंपैरिजन में मैं कहूँगा वाटर थोड़ा सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप बोलोगे भाई साहब आपका अल्कोहल में तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और यहाँ पे तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। मैं बोलूँगा फिर गलती कर रहे हो, मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिली इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कितनी आसानी से होगा। जो आपका अल्कोहल होता है ना, वहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन के डोनेशन को डिफिकल्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो O नेगेटिव आएगा, H आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, कहने का मतलब क्या है, O नेगेटिव यहाँ पे H को कैच करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आपको दिख रहा है। ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं जेमिनल डायोल, क्योंकि देखो आपके एक कार्बन पे 2 OH है, इसको बोलते हैं जेमिनल, और क्योंकि 2 OH है बोलेंगे डायोल। तो यहाँ पे आपके जेमिनल डायोल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड था, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है, जेमिनल डायोल, और ये आपका एल्डिहाइड था, ठीक है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जो कि कीटोन में इतना आसानी से नहीं होता है, लेकिन देखो यहाँ पे ना आपके स्पेशल केस है, सुनो, ये वैसे तो आपका कीटोन में नहीं होता है, लेकिन कुछ केस में कीटोन में हो भी जाता है। वो कुछ केस कौन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, वो कुछ केस आपके पास कौन से है। देखो सबसे पहले इसमें कहानी आएगा हमारे पास साइक्लिक कीटोन का। देखो साइक्लिक कीटोन का कहानी काफ़ी खास और इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें आपके पास क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना, ये आपका साइक्लिक कीटोन है, राइट। अब अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखोगे ना, सारा कहानी इस कार्बन का है। देखो ये जो आपका कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन, इसका कहानी क्या है समझो एक बार। ये जो आपका कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर आप देखोगे ये कार्बन आपका 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर आपको ना पता हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने पर जो आपका बॉन्ड एंगल होता है लगभग 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन क्या आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये जो आपका कार्बन है इसके ऊपर क्या है, एंगल स्ट्रेन है। और वैसे भी आपको पता है जो आपका 3 मेंबर्ड रिंग होता है वो आपका पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन्ड रिंग होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपने क्या किया, 3 मेंबर्ड रिंग में एक sp2 एटम जोड़ दिया, तो ये तो हाईली स्ट्रेन्ड है, ये हाईली स्ट्रेन्ड है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये बॉन्ड एंगल आपके पास थीटा जो है, मान लेते हैं वो आपका 60 डिग्री है, तो अभी आपका एंगल स्ट्रेन कितने का है, जितना होना चाहिए था माइनस जितना है, तो आपका 60 डिग्री का अभी स्ट्रेन है। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर आप इसके ऊपर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के अगर आप यहाँ पे जेमिनल डायऑल बना दोगे तो कहानी क्या होगा, देखो इसके ऊपर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ना, इसके ऊपर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। आप यहाँ पे क्या बोलोगे
कि आपका ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। फिर क्या बोलोगे, वाटर में ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, तो आपका कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। वाटर में ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। और आपके रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसके और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है कि नहीं। आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, सही बात है। अब देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा। ओ नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जेमिनल डायोल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या ना, ये जो कार्बन पहले आपका sp2 हाइब्रिडाइज था, उस कार्बन को अब हमने sp3 हाइब्रिडाइज कर दिया, क्योंकि आपको दिख रहा है ये आपका 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होने से इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और असलियत में कितना माना था, असलियत में हमने माना था 60 डिग्री। तो अब हमारा एंगल स्ट्रेन कितने का रह गया, अब हमारा यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है वो कितना रह गया, जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था माइनस जितना है, तो ये होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 डिग्री 28 मिनट का। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका स्ट्रेन था ना, ये आपका स्ट्रेन डिक्रीज कर गया, ये आपका स्ट्रेन डिक्रीज कर गया। एक तो आपका ये केस होता है जहाँ पे आपका कीटोन के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है, कीटोन के केस में आपका वाटर के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है। यहाँ पे इसके अलावा एक और केस भी होता है, ठीक है। उस केस को हम बोलेंगे जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो मानो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो, बहुत ही ध्यान से देखना। मानो आपके पास यहाँ पे हेक्सा फ्लोरो एसीटोन है, ठीक है। इसको बोलेंगे हेक्सा फ्लोरो एसीटोन, क्योंकि हुआ क्या, एसीटोन में हमने हाइड्रोजन के जगह पे फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अगर देखो इसके ऊपर डालेंगे वाटर, तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या होगा। देखो एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखो रिएक्शन में होता क्या है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर वाटर का एडिशन करते हैं फाइनली कुछ ऐसा बनता है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाना चाहो, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाओगे तो हुआ क्या, आपको दिख रहा है जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था उसमें हुआ क्या, डबल बॉन्ड ओ के जगह पे 2 OH आ गया। ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था उसमें हुआ क्या, डबल बॉन्ड ओ के जगह पे 2 OH आ गया। अगर मैं यहाँ पे भी सेम कहानी का इस्तेमाल करूँ कि मैं क्या करूँ, कार्बोनिल ग्रुप के जगह पे 2 OH लगा दूँ, एक को दिखा दूँ ऊपर एक को दिखा दूँ नीचे, ठीक है। अब देखो अगर मैं CF3 को खोल के लिखूँ तो ये आपका CF3 कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और आपके पास यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन और यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन। अब याद है मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाया था, किस लिए सिखाया था आपको, आज के दिन के लिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाया था। कभी भी हमारे पास हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच हो और उसके सराउंडिंग में भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, सच दैट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से एक हो, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देखो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है और इसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सच दैट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से एक है, एच बॉन्डिंग हो जाएगा। देखो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, सच दैट इसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सच दैट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से एक है, तो यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा एच बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हो जाएगा एच बॉन्डिंग। ये आपका प्रोडक्ट होगा जो कि एच बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए आप इस केस में देखोगे कि कीटोन में भी आपका
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। समझ आया? देखो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कैसे रिएक्शन करता है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा अमोनिया डेरिवेटिव कैसे बनेगा, ठीक है, वो सीखो। देखो आपके पास अमोनिया क्या होता है, इसको लिख सकता हूँ NH2H। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, H को हटाऊँगा और कोई ग्रुप G डालूँगा, ये बन जाएगा NH2G। तो ये हमारे पास अमोनिया था, ये हमारे पास अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका पर्टिकुलर रिएक्शन होगा कार्बोनिल कंपाउंड का अमोनिया डेरिवेटिव से, इसका आपके पास थीम क्या होगा वो पकड़ो। देखो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे पानी को बाहर करना है। कैसे, देखो इन जनरल यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड मान लेता हूँ, यहाँ पे R1 यहाँ पे R2। ठीक है, आपको क्या करना है, अमोनिया डेरिवेटिव को ऐसे लिखना है H2N और यहाँ पे G। और देखो यहाँ पे आपके पास हल्का सा एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस होगा। बहुत बार ये एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस मेंशन नहीं करते, अंडरस्टूड होता है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे पानी को बाहर निकाल देना है बस, और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो ये R1 आएगा, ये C आएगा, ये R2 आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N आएगा, G आएगा। ठीक है, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस में हमारे पास नाम है जो आपके पास प्रोडक्ट का आएगा जैसे जैसे आप G का वैल्यू चेंज करोगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन आप करते हो NH2OH से। तो क्या आपको देखने में आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले वाले केस में मैंने G का वैल्यू को OH मान लिया। अब ये जो आपका NH2OH होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। यहाँ पे अगर आप एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस लोगे, आपको पता है रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे पानी बाहर हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट में ऐसा कुछ बनेगा, ये R1, ये C, ये R2, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH। अब देखो ये जो आपके पास है ना NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसे बोलते हैं ऑक्सिम। ये आपका पहला केस हुआ। देखो सेकंड केस में यहाँ पे क्या होगा, मानो यहाँ पे आपके G का वैल्यू NH2 है, तब ये जो बनेगा इसे बोलेंगे हाइड्राजीन। यहाँ पे एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस रखेंगे और पानी को बाहर कर देंगे। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। इसका नाम क्या है, हाइड्राजोन। थर्ड केस की बात करते हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शंस हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब की बार देखो आप यहाँ पे क्या करो, NH2 की जगह लगा दो NHPH, वही एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस होगा, रिएक्शन का सीक्वेंस वही सेम होगा। आप यहाँ पे पानी को बाहर करोगे, ये जो आपके पास बनेगा ना यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये जो आपका होता है इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि हाइड्राजीन में फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन किया है। और सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। आगे देखो नंबर 4 की बात करते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब की बार देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना
फिनाइल तो है, मैं क्या करूँगा फिनाइल ग्रुप में सब्सटीट्यूशन कर दूंगा। कैसे? देखो आपका फिनाइल का कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो आपका फिनाइल का जो कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है उसको 1 बोलेंगे, तो ये 1 होगा, ये साइड वाला 2 होगा, तो 2 पे नाइट्रो लगाया और 4 पे नाइट्रो लगाया, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रासीन। इसमें अगर मैं यहाँ पे एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस रखूँगा तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, वही सेम काम, पानी को बाहर निकालना है और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका R1 आएगा, C आएगा, R2 आएगा, डबल बॉन्ड N आएगा, यहाँ पे NH आएगा, यहाँ पे ये फिनाइल रिंग आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे इसका नाम तो हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये आपको समझ आया? देखो 5th नंबर केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, अब की बार कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड हो NH2, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। अगर आप यहाँ पे एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस रखोगे, वापस आपका पानी बाहर होगा, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, इसको बोलेंगे सेमी कार्बासाइड। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन, और इसका नाम हमारे पास हो जाता है सेमी कार्बासाइड। बात समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात रही यहाँ पे, अगर हल्का सा मैकेनिज्म का बात करें, है ना, तो यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है, आप खुद ही कर सकते हो। देखो होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसका रिएक्शन अगर कराएंगे अमोनिया डेरिवेटिव से, आपको पता है कि आपका ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, डेल नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभी कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है कि रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। और देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ये R, ये C, ये H, इसने अटैक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये ग्रुप G, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आए, यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि आपका नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो क्या करेगा, सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेज़ी से खींचेगा। इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो आपका O नेगेटिव H को कैच करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, R बनेगा, C बनेगा, H बनेगा, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे NH आएगा, यहाँ पे G आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। आगे जाके देखो क्या आएगा, यहाँ पे मीडिया से यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा। जैसे ही मीडिया से H पॉजिटिव आएगा, आपको पता है H पॉजिटिव काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होता है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, आपके अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा।
क्योंकि आपके ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास OH2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप बोलोगे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अंदर आएगा और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके पानी बाहर हो जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये R आएगा, ये C आएगा, ये H आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N आएगा, इसके पास ग्रुप G है और इसके पास H है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो आगे जाके आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, तो यहाँ से हम H पॉजिटिव को वापस बाहर करेंगे और ऐसा करने से क्या होगा, देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फाइनली आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर थीम में आपका मैकेनिज्म काम का नहीं है, ये जो मैंने आपको पहले के 2 पेज में बताया है यही इस रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का कहानी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जाके हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कहानी खत्म हुआ। देखो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स के बारे में, जहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमान रिएजेंट के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री JEE, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।